मेरे साथ मौजूद नजम वली खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया कार हैं। नजम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साथ साथ में ज्वाइन किया अमीर अब्बास साहब ने। अमीर अब्बास साहब, आपका भी शुक्रिया। नजम भाई, आप ही बताइएगा सर, पाकिस्तान की सफारतकारी की दुनिया मुतरफ़ हो रही है। शशि थरूर साहब एक तरफ हैं, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब हैं, दोनों के साथ वफूद हैं। कहाँ खड़ा देख रहे हैं पाकिस्तान को, और कहाँ आपको लगता है कि हिंदुस्तान पीछे रह गया है, या हिंदुस्तान जो है वो जो एक तासुर पैदा हो रहा है कि उस तरीके से सफारती मास पे कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा? तो बात है, इस वक्त तो पाकिस्तान की सफारतकारी के हवाले से अगर आप देखें तो आप इससे एक मोजज़ा ही कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ चीन भी है और पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी है, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब भी है। आज जिस वक्त में हम ये बात कर रहे हैं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शाही मेहमान के तौर पर सऊदी अरब में मौजूद, और ईद के मौके पर, और वली अहद ने ख़ुद कहा कि आप ईद पर हमारे मेहमान हों। और सऊदी अरब भी आपके साथ और ईरान के साथ जिस तरह तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं वो अपनी जगह पर है। अमेरिका भी आपके साथ है, रूस भी आपके साथ है, कोई भी आपके मौक़िफ़ से बाहर नहीं है। और जिस तरह की आपने अभी वज़ीर आज़म का 4 मुल्कों का जो दौरा था उसमें आपने जिस किस्म की तस्वीर देखी और जिस किस्म की वीडियोज़ आई, तो ये सफारती हदूद से बाहर निकल कर ज़ाती किस्म के एक मरासिम और ख़ानदानी मरासिम और दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मैं सिर्फ आपको ख़ित्ते की सूरत हाल बताऊं तो बांग्लादेश भी इंडिया की जेब से निकल चुका। आप नेपाल को देखें, मालदीव को देखें, म्यांमार को देखें, श्रीलंका को देखें, आप तमाम इस खित्ते के ममालिक को देख लें जो कि आप करीब करीब कह सकते हैं कोई भी इंडिया के साथ नहीं खड़ा हुआ। एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि या किसी हद तक दुरुस्त भी कह सकते हैं आप कि अफ़गानिस्तान किसी हद तक हमें नज़र आता था कि वो इंडिया के साथ है। मैं आपको बड़ी अहम और दिलचस्प बात बताऊं, हमारे बड़े ही मौक़र और मोअज़्ज़ज़ अखबार ने ये ख़बर छापी कि अफ़गानिस्तान के जो डिप्टी वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाक भारत जंग के मौके पर इंडिया में मौजूद थे। अब तो ये तो बड़ी एक दिल तोड़ देने वाली ख़बर आप कह सकते हैं, लेकिन अभी 2 रोज़ पहले जब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई तो वज़ीर ख़ारजा भी उसमें मौजूद थे। ये इशू भी ख़ुद वज़ीर आज़म ने उठाया, तो इसहाक़ डार साहब ने वाज़ेह किया कि ये ख़बर भी तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। वो जो नायब वज़ीर ख़ारजा थे वो अफ़गानिस्तान में एक हस्पताल में, अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के एक हस्पताल में इलाज के लिए वहाँ पर दाखिल थे। वहाँ पर कोई वो सियासी दौरा नहीं था। और फिर इसके साथ चीन ने जो किरदार अदा किया, जब इसहाक़ डार वहाँ पर गए और फिर अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को वहाँ पर बुलाया गया और जिस तरह उनको समझाया गया और बताया गया कि आप पाकिस्तान के साथ चलें तो आगे CPEC में आपका भी शेयर होगा। और इस वक्त अफ़गानिस्तान के कोई 20 से बड़े ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चीन के पास हैं, चीन ने पूरे करने हैं। तो मेरा ख्याल है अफ़गानिस्तान चीन को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जिस तरह नेपाल चीन की पॉकेट में गया, उन ग्रुप में गया, हालांकि वहाँ पे 80% हिंदू हैं। तो पाकिस्तान अगर आप खित्ते में देखें, आप आलम इस्लाम में देखें, आप अमेरिका की तरफ से देखें, आप पूरी बरादरी, इस्लामी बरादरी के साथ आलमी बरादरी को देखें, सलामती कौंसिल में जो पोजीशन है वो देखें, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पर अल्लाह का करम है। इस वक्त हम उस सूरत हाल में नहीं है। जब 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पांव तले रोनते हुए मकबूजा कश्मीर को अपना अटूट टंक बना लिया था, तो हम कुछ भी नहीं कर सके थे सिवाय एक चीन ने एक जगह पे जाके वीटो कर दिया। हम तो किसी के साथ मिलकर कुछ भी नहीं कर सके थे। और आज जब हम पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया, जब ये कहा गया कि पाकिस्तान ने पहलगाम किया है, तो हम जितने एग्रेसिवली दुनिया को साथ मिलाने में कामयाब हुए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की सफारतकारी, इसहाक़ डार साहब का, वज़ीर आज़म का ख़ुद जिस तरह उन्होंने राब्ते किए, मैं तो बड़ा हैरान होता था जब ये सारी मुहिम चल रही थी। तो इस दौरान मैंने देखा कि पनामा और सोमालिया की वजारत ख़ारजा से भी वज़ीर ख़ारजा के राब्ते हुए, यानी कि आप देखिए किस तरह आप लॉबिंग की गई। तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में आगे बढ़ रहा है, उसको इज़्ज़त मिल रही है। और पाकिस्तान का इस वक्त खारजा पॉलिसी में इंडिया जैसे मुल्क को जिसकी हमसे 5-6 गुना बड़ी आबादी है, जिसका फ़ौजी बजट हमसे 8 गुना ज़्यादा है, हमने, अगर मैं पंजाबी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो हमने उसको नुकरे लगा के रख दिया है। और मोदी की बदबूदार शख्सियत की वजह से, अभी आपके प्रोग्राम में भी आते हैं, मैं गुरपतवंत सिंह की बात कर रहा हूँ, सिखों ने जिस तरह आगे से रजिस्ट किया
किया, कल मेरे साथ भी थे प्रोग्राम में। और कनाडा में जिस तरह G7 के मौके पर मोदी को अभी तक तो दावतनामा नहीं मिला, और उम्मीद है कि शायद मिले भी ना, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जिस तरह हरदीप सिंह नजर को कत्ल करवाया, फिर अमेरिका में जिस तरह गुरपतवंत सिंह पर हमले करवाए, फिर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से या 5 आइज जो कि 5 कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से, अब G7 के कंट्रीज़ को ही आप देख लीजिए, जो था वो 6-7 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मोदी वहाँ पर इन्वाइटेड ही नहीं है। तो इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी? अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान इज्जत पा रहा है, पाकिस्तान ताकतवर हो रहा है। तो इस वक्त तो कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। अभी कल फिर ट्रंप साहब ने, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ़ की, उसकी क़यादत की तारीफ़ की। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत ही महफूज जगह पे है, बहुत ही अच्छी जगह पे है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसका और बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक हो गया। अमीर अब्बास साहब, सर आप क्या कहते हैं? ये जिस तरह से ना रब्बानी खर साहिबा ने कहा कि पाकिस्तान कोई बयानिया नहीं बना रहा, पाकिस्तान जो है वो हकाइक बयान कर रहा है, तो हकाइक बयान करने की क़ुव्वत है कि जिसकी वजह से पजीराई मिल रही है, या हमारी सफारती कोशिशों में आप समझते हैं कि इतनी ताकत है कि दुनिया में जो है वो पजीराई मिल रही है और पाकिस्तान को लोग समझ भी रहे हैं? तो डिप्लोमेसी की ज़बान में कहा जाता है कि द स्टोरी आउटलिव्स द स्टोरी टेलर। एक होती है स्टोरी, एक होता है स्टोरी टेलर या स्टोरी टेलिंग। इस दफा पाकिस्तान की स्टोरी मजबूत है। ये जो पोस्ट इंडिया एस्केलेशन वाला जो मामला है ना, इसको आप पाकिस्तान की मजमूई फॉरेन पॉलिसी पे मत लेकर जाएं। एक एनालिटिकल और क्रिटिकल अप्रोच से आप इसको अगर देखें, अगर तो मैंने बैठ के वैसे कहना है कि जी ये हुकूमत छा गई और मैं धमाले डाल दूं और मैं हुकूमत का, मैं जनाब क्या बात है क्या, तो वो तो फिर मुझे कुछ ना भी आप कहें तो मैं तारीफ कर दूंगा हुकूमत की। लेकिन एक ये वाकया है और एक है ओवरऑल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। जहां तक ओवरऑल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, वो कोई खातिर खा कामयाबी उसमें ना आज है ना माजी में थी। ऐसा नहीं कि आज नहीं है और माजी में थी, ना माजी में कोई खास कामयाबी है ना आज कामयाबी। जो स्टोरी आज हमारे पास स्टोरी बहुत जबरदस्त है। आज जो जिस केस के ऊपर बिलावल साहब और खुरम दस्तगीर और हमारी बाकी टीम इस वक्त दुनिया के महाज पर निकली है, उसमें हम पोस्ट 6 मई जो सूरत हाल है वो दुनिया को बता रहे हैं, और ये हमारा मजबूत केस है। और बहरहाल बिलावल के पास फॉरेन पॉलिसी का तजुर्बा है, खुद खुरम दस्तगीर फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उनके साथ आपके जो माया नाज तजुर्बाकार किस्म की टीम है फॉर्मर डिप्लोमैट्स की, वो उनके साथ है। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, और जाहिर बात है जब आपके पास आपकी स्टोरी में जान है तो आप उसको बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं। अब आप देखिए ना, जैसे मिसाल के तौर पे नॉर्वे और कोस्टा रिका छोटे मुल्क हैं, इन छोटे मुल्कों ने किस तरह से ग्लोबल इन्फ्लुएंस में हिस्सा डाला अपनी स्टोरी टेलिंग, कौन सी पीस, सस्टेनेबिलिटी और न्यूट्रलिटी को लेकर। नेल्सन मंडेला का जो मैसेज ऑफ रिकंसिलिएशन था, उसने पूरे साउथ अफ्रीका के इमेज को ग्लोबली अपलिफ्ट किया। इसी तरह से जर्मनी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जब उसने रिमोर्स, रिहेबिलिटेशन, सस्टेनेबिलिटी की बात की, तो उसकी पूरी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई। मैसेज जो है और आपकी सिचुएशन जो है वो ये फैसला करती है कि आप किस हद तक कामयाब हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का केस मजबूत है। ये पहलगाम के बाद मोदी एक स्टूपिड आदमी ने जिस तरह ये सारा माहौल बना के और यूनिलेटरली उसने पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दी और जंग का एक माहौल बना दिया, पूरी दुनिया ने देखा कि यार ये पागल आदमी है, ये बिल्कुल एक पंजाबी, पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों की तरह जिस तरह वो ललकार रहा है, वो एक गैर जरूरी था। इस वजह से मैं जाती तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ताकतवर मुल्क है, बहुत ताकतवर मुल्क, इस्लामाबाद में उनके जो सुफरा हैं, उनसे जब मेरी इन दिनों में यानी इस सूरत हाल के बाद बात हुई, वो खुद सब जो है वो इस बात पे बड़ा उन्हें ताज्जुब था कि ये इंडिया ने क्या किया, और पाकिस्तान ने जो भरपूर तरीके से जवाब दिया जो हमारी दिफाई सलाहियत को जाहिर करता है। सो इस हद तक तो अच्छी हमारी पोजीशन है, लेकिन ओवरऑल हमारी पोजीशन अगर अच्छी होती यार तो पासपोर्ट इंडेक्स हैंडले एंड पार्टनर्स उठा के देखे, बॉटम से पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, नीचे से दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स में से आपका पासपोर्ट है। आप जो प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स है वो उठा के देख लें, दुनिया की बदतरीन जो अक़वाम है खुशहाली के एतबार से, उसमें आपका नंबर आता है। आप हैप्पीनेस इंडेक्स उठा के देख लें कि दुनिया की खुशहाल कौमें कौन सी हैं, बदतरीन नीचे से बॉटम पे आप खड़े हुए हैं। ये बेशुमार इस तरह के जो आलमी सर्वे आ रहे हैं
जो कोई तरक्की पसीर ममालिक नहीं करे, जो तरक्की याफ्ता ममालिक करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जिनके ऊपर रिलाय करती है कि हाँ ये सर्वे जो है ये दुनिया का पूरा ऐसे प्याले में मेरे सामने नक्शा खींच देते हैं। कोई ऐसा तुरम खानी पाकिस्तान ने नहीं हासिल किया है, कुछ हमारे पल्ले नहीं है ऐसा कोई। हमारी फॉरेन पॉलिसी है क्या यार? हमारा किन मुल्कों के साथ कोई इतनी हम कोई जप्पियां डाल के, कहाँ हमारे लेटिन अमेरिका के साथ गर्मजोशी के साथ ताल्लुक आते हैं, कहाँ हमारे अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। लेकिन अमीर भाई, अब आप समझते हैं कि एक चांस मिला है हमें इस मौके के ऊपर, जब सच बोलने की हमारे पास ताकत आ गई है, या सच बोल रहे हैं हम दुनिया के साथ? बिल्कुल, बहरहाल देखे ना आप, जब मैं डूबता हूँ लहरें उछाल देती हैं, तो बहरहाल एक मौका तो है। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें हमारी इज्जत, हमारा भरम कायम हुआ है, इससे हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन फवाद साहब, फॉरेन पॉलिसी बहुत ही बचकाना किस्म की बात होती है जब फॉरेन पॉलिसी को हम मैं तो स्टूडेंट हूं फॉरेन पॉलिसी का। फॉरेन पॉलिसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डोमेस्टिक पॉलिसी। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसकी डोमेस्टिक पॉलिसी बर्बाद हो और उसकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो। कोई एक मुल्क मैं आपको दावे के तौर पे कह रहा हूं तालिब इल्म के, फॉरेन पॉलिसी उन मुल्कों की जानदार, ताकतवर, दुनिया में रोबदार होती है, भरमदार होती है, जिनकी डोमेस्टिक पॉलिसी अच्छी होती है। डोमेस्टिक पॉलिसी आपकी मतलब क्या है? ये कल भी जो 59 कांग्रेसमैन जो है उन्होंने खत लिखा है दोनों पार्टीजन हाउस, रिपब्लिकन से भी डेमोक्रेट से भी, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो रिग हुआ है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आप इन इलेक्शंस को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। किसके थ्रू होना चाहिए इन्वेस्टिगेट? इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, क्रेडिबल ऑब्जर्वर्स, जो अल्फाज है उसके अंदर, और इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट्स। यानी आपके मुल्क में वो कह रहे हैं इस मुल्क में कोई ऐसा काबिल एतमाद शख्स, इदारा बाकी नहीं बचा कि जिसको कहा जाए कि हाँ भाई तुम 8 फरवरी के इलेक्शन को इन्वेस्टिगेट करवाओ। मैं एक ब्रेक लेके आता हूं सर, मैं आपके पास आऊंगा, जरा पहले नजम भाई की तरफ जाऊंगा ब्रेक के बाद, और फिर आपके पास आऊंगा। ये सवाल आपने बड़ा अहम उठाया कि डोमेस्टिक पॉलिसी जब तक जो है वो आपकी स्टेबल नहीं होगी, आप कैसे फॉरेन अफेयर्स के अंदर कामयाबी हासिल करेंगे, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नजम भाई, अमीर अब्बास साहब ने बड़ी अहम बात की है कि डोमेस्टिक पॉलिसी जब तक स्टेबल नहीं होगी, आप फॉरेन पॉलिसी कैसे जो है वो एक रुख तस्वीर का ठीक कर लेंगे जब दूसरी साइड आग लगी हो? फवाद भाई, हर किसी को अपना मौक़िफ़ रखने का हक है, चाहे वो मेजर गुरुवारिया हो या पाकिस्तान का कोई तजियाकार हो। वो हर कोई अपने मफाद के तहत, अपनी मर्ज़ी के तहत, अपने मुताले के तहत और अपनी फ़हम के तहत अपना नुक्ता नज़र रखता है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की स्टोरी जो है इस वक्त 5 अगस्त 2019 से ज़्यादा मजबूत है। 5 अगस्त 2019 को हमारी स्टोरी इतनी मजबूत थी कि हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को रोनते हुए, जो हमारे पास पूरी एक तारीख़ी जद्दोजहद थी, जिसका एक रिकॉर्ड था, जिसके बारे में सब बातें करते थे, उसको रोनते हुए मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया, आइनी हिस्सा 370-35 से ख़त्म कर दिए, और उसके जवाब में हम कुछ भी नहीं कर सके एक टांग पर खड़े होने के अलावा। दूसरी जो बात है कि पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल क्या है। देखिए, मुझे नहीं पता कि दुनिया में जो एक मुल्क है अमेरिका, उसके सेनेटर्स जो हैं वो लॉबिंग के ज़रिए किस तरह ख़रीदे जाते हैं, किस तरह लॉबिंग फर्म्स उनको हायर करती हैं, किस तरह वो काम करते हैं, सबको पता चल गया हुआ है। मुझे तो वहाँ की हुकूमत की पॉलिसी को देखना है। ये जो ख्याल किया जा रहा था कि ट्रंप आते ही कोई आएंगे और वो डियाला जेल का दरवाज़ा खुलवाएंगे, उन्होंने तो नहीं खुलवाया। हम इंटरनल सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान की जीडीपी तो इस वक्त $400 बिलियन को क्रॉस कर चुकी हुई है। जब इमरान खान साहब थे तो ये तो 360, 340, 350 को भी वापस 270 पर ले गए थे। इस वक्त अगर हम शरह सूद को देखें वो तो वापस आ रही है, अपनी स्टॉक मार्केट को देखें वो तो नए रिकॉर्ड कायम कर रही है, हम अपनी सरमायाकारी को देखें वो पहले से कहीं ज़्यादा है। और मैं एक चीज़ से इत्तफाक करता हूँ पॉवर्टी के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, और मैं इस पर बड़े वाज़ेह अंदाज में कहता हूँ कि अगर 2016, 17, 18, 15, 14, 15, 16, 17, 18 वाला तजर्बा ना किया जाता, एक हंसते बसते चलते दौड़ते खेलते मुल्क को वापस ना लाया जाता, तो आज हम G20 का हिस्सा होते। मैं इत्तफाक करता हूँ गुर्बत बढ़ी, उसके नतीजे में हम बहुत पीछे चले गए और आज हम उसको दोबारा डिफ़ॉल्ट से वापस लेकर आए हैं। मैं एक बड़ी फवाद साहब बड़ी सादा सी बात करूँ
बहुत सारे लोग शहबाज शरीफ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो समझते हैं ये सिर्फ नवाज शरीफ का छोटा भाई है और वो इस वजह से वज़ीर आज़म बन के बैठ गया है। वो हमेशा से अंडर एस्टिमेट करते आए और जब वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे तो इसी के नतीजे में वो ईवान वज़ीर आज़म से निकले और अडियाला में पहुँच गए। इसी अंडर एस्टिमेट करने के चक्कर में वो समझ रहे थे कि हम जो बारूदी सरंगे बिछाकर जा रहे हैं इसके नतीजे में पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने उस डिफ़ॉल्ट को भी रोका। पाकिस्तान को दोबारा आज तारीफ़ हो रही है, उसकी इकॉनमी, उसकी जो जंप्स हैं वो IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक तक और तमाम इदारे उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भी खारजा पॉलिसी का ये किस्सा है। आप देखिए कि हमने 1965 के बाद जो फतह हासिल की, 4 घंटे में दुश्मन की ऐसी तैसी कर दी, तो क्रेडिट तो हुकूमत को ही जाएगा ना। अगर हार जाते तो डिस्क्रेडिट भी हुकूमत का होना था। तो आप शहबाज शरीफ को अंडर एस्टिमेट ना करें, वो हैरान करना जानता है और अभी वो मज़ीद हैरान करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप बहुत सारे लोग जो हैं संभल कर बैठ जाएं, अभी वो मज़ीद हैरान करेगा। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। ठीक हो गया। आमिर भाई, आप क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब हैरान करेंगे? डोमेस्टिक जो पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी है उसकी जिम्मेदार पैटर्न इन चीफ हैं जो अडियाला में कैद है। सर क्विकली सर। मेरा पता नहीं, अब इसको आप सियासी उसमें लाना चाह रहे हैं कि फलां वर्सेस फलां। मैंने तो फलां वर्सेस फलां बात की नहीं है, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। मैंने तो आपको ओवरऑल बताया कि पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की एक उसूल है। मैं किसी भी आप फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट को, डिप्लोमेट को बुलाएं, मैंने आपको एक इक्वेशन दी है जिस इक्वेशन को पढ़ाया जाता है फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेट्स के स्टूडेंट्स को, कि फॉरेन पॉलिसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोमेस्टिक पॉलिसी। जिन मुल्कों की डोमेस्टिक पॉलिसी, मसलन जिम्बाब्वे है, ऊपर आप बिठा दें रॉबर्ट मुगाबे जो 30 साल का बदतरीन फाशिस्ट हुक्मरान बनकर बैठ जाए और जिम्बाब्वे कहे कि जी मैं दुनिया को हंज कर देंगा जनाब, मैं अफ्रीका का किंग बन जाऊंगा, क्या करेगी दुनिया? उसको लिटा के छितर मारेगी। आप बिठा दें किसी मुल्क के ऊपर फिलिपीन के मार्कोस को और वो कहेगा जी मैं तो वैसी की तैसी कर दूंगा, वो एक फाशिस्ट डिक्टेटर बन के, दुनिया क्या फिलिपीन को कहां रेट करेगी? आप बिठा दें किसी ज़ैनुल आबिदीन को और वो कहेगा जी मैं ट्यूनिस को वैसी की तैसी कर दूंगा, पूरा निजाम वो जकड़ ले। दुनिया अंधी है, दुनिया अंधी है। दुनिया ने पाकिस्तान के किसी ऐसे लोगों के स्टेटमेंट्स को सुन के कि जो किसी निजाम के बेनिफिशरी हों, किसी सिस्टम के बेनिफिशरी हों, उनकी बातें सुन के दुनिया ने पाकिस्तान को उस नजर से सुनना होता है, देखना होता है। मेरा और आपका प्रोग्राम यहां से बैठ के अमेरिका और सारी दुनिया, सारा वेस्टर्न यूरोप जो है और ब्रसल्स बैठ के पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं। वो रिपोर्ट्स जो पूरी दुनिया के इदारे यहां से इकट्ठे करते हैं, इतना जो अच्छा पाकिस्तान का इमेज दुनिया को ये चीफ एग्जीक्यूटिव कन्विंस कर रहा है पूरी दुनिया को, वो भाई उन्हें 1,35,000 पाकिस्तानियों को भी कन्विंस कर लेता ना, जिनके बारे में DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो पाकिस्तान का है, जिसने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ओवरसीज में ये 2 दिन पहले रिपोर्ट दिया है कि 1,35,000 पाकिस्तानियों ने एक साल 2024 में उन्होंने असाइलम फाइल किया है। 1,25,000 ने यूरोपियन ममालिक में, 10,000 ने अमेरिका में। ये उनको नहीं इन्फॉर्म कर सका, ये समझा सका 1,35,000 पाकिस्तानियों। 1,30,00,000 प्रोफेशनल्स पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, वो अब यहां अपना मुल्क, वतन, देश, मट्टी, घर सब कुछ छोड़ के, अपनी कब्रें छोड़ के वहां जाके काम कर रहे हैं। ये उनको नहीं समझा पा रहे कि वापस मरो, इधर आओ अपने मुल्क के अंदर। 52,000 पाकिस्तानियों को पिछले 1 साल के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से उनको बेदखल किया गया, एक तरह से धुतकार के बाहर निकाला गया। क्यों? क्योंकि वो यहां से भाग कर गए थे किसी और तरीके से और वहां पकड़े गए। उनको नहीं समझा सके यहां के चीफ एग्जीक्यूटिव। 5,000 भिखारियों को सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब ने डिपोर्ट किया, उनको नहीं समझा पा रही चीफ एग्जीक्यूटिव। ओमान ने पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए, बिजनेस वीजा तक नहीं दे रहा ओमान पाकिस्तान, उनको नहीं समझा पा रहे। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों का वीजा जो हासिल करने का क्राइटेरिया उसको स्ट्रिक्ट कर दिया, उनको नहीं समझा पा रहे। पता नहीं ये चंद लोग ही हैं, मतलब जो जिनका कोई इस निजाम के साथ कोई मुफाद जुड़ा हुआ है, वो समझ पा रहे हैं। सारी दुनिया जो है वो फिर पता नहीं क्यों पाकिस्तान से उनको क्या खा रहा है कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो 3 साल की हुकूमत, 16 महीने पहले और 1.25 साल ये 3 साल की हुकूमत है इसी सिस्टम की। बीच में 6 महीने का जो इंटरिम सेटअप था वो भी इसी हाइब्रिड रिजीम की कंटिन्यूएशन थी ना। बीच में सैंडविच है, वही लोग थे
वही निजाम था। तो 3 साल से ज्यादा हुकूमत हो चुकी है कि दुनिया को समझा नहीं पा रहे कि हम कितने अच्छे लोग सर। लोग पाकिस्तान से 7 लाख लोग 2024 में कानूनी तरीके से मुल्क छोड़ कर गए। मैं गैर कानूनी तरीके से जाने वालों की तादाद नहीं बता रहा। अमीर भाई, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। आपका बहुत शुक्रिया नजम अली खान साहब। सर आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे। एक सेक्टर है जिसमें बड़ा डिक्लाइन आया है, क्या है जरा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वहीद अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फ्रूट एक्सपोर्टर हैं और पैटर्न इन चीफ भी हैं एक्सपोर्टर एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया वहीद साहब आपके वक्त का। वहीद साहब, कैसी सर हमारी आम की पैदावार रही इस साल? पैदावार में से कितना हिस्सा किस तरीके से पिछले सालों के तनासुब में जो है वो हम एक्सपोर्ट कर सके? क्या सूरत हाल थी सर गर्मी के फलों के हवाले से ख़ास तौर पर? क्योंकि एक आम तौर पर बात ही की जा रही है कि एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही हैं, ख़ास तौर पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर। जी बिल्कुल जी, अभी मैंगो का सीजन हमारे 25 मई से स्टार्ट हो चुका है। और बात है कि आपने क्रॉप की बात की, कैसी रही इस साल? हमारी टोटल पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है 18 लाख टन है, मैट्रिक टन है, और उसमें से 29% सिंध का है और जो 1% खैबर पख्तूनख्वा और 70% पंजाब की है। अभी तक जो ऑल ओवर की मैं बात करूंगा 30% का डिक्लाइन आया है, क्योंकि जब हमने अपने फिगर्स दिए थे उस वक्त 20% था। उसके बाद आंधी तूफान जो बीच में पंजाब में जो मौसम बहुत ख़राब रहा, खासकर मुल्तान उस बेल्ट के ऊपर काफ़ी मैंगो जो है ड्रॉप हुआ है। और बात ये है कि अभी तो पंजाब का सीज़न शुरू भी नहीं हुआ और मौसम में और आंधी तूफान आएंगे तो फिर और भी प्रोडक्शन गिर सकती है। बात ये कि जो मैं बातें कर रहा हूँ आज, जो अभी करने लगा हूँ, कि जो प्रोडक्शन, ये जो प्रॉब्लम आ रही है एग्रीकल्चर में, सब क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहा है। और ये बात मैं 10 साल से कर रहा हूँ, तो उस वक्त कोई बात करता भी नहीं था, मगर इस बात पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता था बात करने को कि क्लाइमेट चेंज भी किया है। तो बात है कि ये थ्रेड है अभी हमें इंटरनेशनली, पूरी दुनिया को थ्रेड है, मगर हम 5वें दुनिया में जो मुल्क में जिसमें हमारी क्रॉप डिक्लाइन होती जा रही है। और जब तक हम अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ऐसे वैरायटीज नहीं लेके आएंगे जो इस मौसम पे सर्वाइव करें, क्योंकि हर सीजन अगर मैं कहूँ आम का भी कम से कम 15 से 20 दिन आगे चला गया है। और उसकी मेन वजह यही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि अगर अभी आम अगर आप मई का भी खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा शुगर फ्री मैंगो, मीठा ही नहीं, खासकर सिंदड़ी की बात करूंगा। और इस बार जब मैं एक्सपोर्ट की बात करूंगा तो हमारे एक्सपोर्ट का टारगेट था 1,25,000 मैट्रिक टन का और $100 मिलियन का। मगर अनफॉर्चुनेटली जो हमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो अजरबैजान, ईरान और जो CIS कंट्री, वहां पे हमें बैंक FI इशू नहीं कर रहा। और पाकिस्तान का जो 35 से 40% वॉल्यूम है ईरान की तरफ जाता है और इन CIS कंट्रीज में जाता है। अगर वही इशू हल नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि ये जो हमारा टारगेट है हम इसको अचीव नहीं कर सकेंगे। और दूसरा जो आज कल ही मुझे आया कि जी जो दुबई में कंटेनर्स गए हैं वेसल में, वो 50 कंटेनर खराब हो गए। और उसकी मेन वजह है कि जो कंटेनर इक्विपमेंट है, जो रेफर कंटेनर, उसको प्लग नहीं था, ऑन नहीं था। ऑन का मतलब उसमें ठंडी हवा नहीं जा रही, ठंडी हवा बंद थी। जाहिर बात है आम खुद हीट छोड़ता है, तो कम से कम 40 से 50 कंटेनर जो है खराब हुए, इसलिए कि ईद की छुट्टियां आ गई, वहां पे अब सर्वे होगा तो रिपोर्टें सामने आएंगी। इसलिए कि कम से कम एक कंटेनर की वैल्यू जो है $20,000 से ऊपर है। तो आप सोचें कि अभी लॉसेस कितने हैं। और मार्केट भी जो है अभी तक कहीं भी जो है ना साथ नहीं दे रही। और अभी जो हमने देखा है कि 25 मई के बाद भी शुरू हमने जो मैंगो किया वो भी सही तरह मैच्योर नहीं है। तो यही हमने इरादा किया कि अगले साल इसको 1 जून पे लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो वही साहब अब इसमें 2 बातें अब आपने साथ की है ना। एक आपने क्लाइमेट चेंज के असरात की बात की, एक आपने ऐसी पॉलिसीज की बात की है कि जिसकी बुनियाद पर एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ नहीं पा रही है, मुकम्मल नहीं हो पा रही, या उसमें कोई प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं। तो ज़्यादा इम्पैक्ट आप किस चीज़ का समझते हैं? क्या ये दोनों चीज़ें जो है वो नुकसान पहुंचा रही हैं मिलके, या ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज का है? देखिए क्लाइमेट चेंज तो आज का तो नहीं है, तो 3-4 सालों से आ रहा है और हम बातें करते रह रहे हैं। मगर जो FI फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर बैंक FI नहीं इशू करेगा तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? मसला तो ये आ गया ना। अगर हमारे पास मैंगो हैं, ऑर्डर्स हैं और हम नहीं कर सक रहे। पिछले साल हमने ईरान और CIS कंट्री के अंदर 45,000 मैट्रिक टन की है लास्ट ईयर। तो आप सोचें कि वो वॉल्यूम अगर हम अपने टारगेट से ना कर सकेंगे
और इसके अंदर काफ़ी जो है ग्रोअर को भी नुकसान होगा, प्रोसेसर को भी होगा, एक्सपोर्टर को भी होगा नुकसान, क्योंकि ईरान ट्रीटमेंट होके जाता है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। तो बात है कि पूरी चेन और कितने लोगों का रोजगार लगा हुआ इसके अंदर। तो और जो पाकिस्तान और ईरान पे जो बॉर्डर है, जहाँ पे ये जो चेंज होता है, जो कार्गो लोड और अनलोड होता है, वहाँ पे लोगों को रोजगार लगा हुआ है। तो बात ये कि इतनी बड़ी सप्लाई रुक गई है सिर्फ बैंकों की वजह से। हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ कल मीटिंग भी की थी इसी बात के ऊपर। तो अब ईद के बाद हम बैंकों के साथ भी करेंगे, इस मसले को हल करें। अगर हमने पिछले सालों से जब एक्सपोर्ट स्मूथ चल रही है, तो क्यों इस साल इस तरह का प्रॉब्लम हमें आ रहा है? एक तरफ हुकूमत कहती है कि जी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, फिर खुद ही इतने प्रॉब्लम्स आ जाती है तो कि हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं? हमें कम से कम कुछ तो दें। अगर एफआई नहीं इशू होगी तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? सबसे बड़ा इशू ही है। मेरे पास मैंगो कम हो या ज्यादा, वो तो एक सेकंड फेज है ना जी। बात है कि जब डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, उधर वॉल्यूम जा सकता है। और मैं आपको कह रहा हूँ 35 से 40% कोई छोटा वॉल्यूम नहीं है। हम समझे ऑलमोस्ट 50 की बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट आपकी इस जगहों पे, अगर वही रुक जाए तो फिर किस तरीके से हम काम करेंगे? तो ये तो बहुत बड़ा इशू बन चुका है मैंगो सीजन में। देखें एयरलाइन के फ्रेट इंक्रीज हुए हैं। हम हमेशा यही बात करते हैं कि एयरलाइन, अगर मैं इंडिया से बॉम्बे से कार्गो ले जाऊं यूरोप, उनका जो फ्रेट है हमसे $1 सस्ता है। और हम अगर कराची या कहीं से भी यूरोप डालें, हम $1 महंगे हैं। तो बस सही हम समझते हैं कि ठीक है, इंडिया में बहुत एयरलाइंस जाती हैं, हमारे पास कम है। मगर हमें ये बातचीत करना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएं। देखिए दुनिया में ना अभी इन्फ्लेशन आया हुआ। अभी मैं ऑल ओवर अगर मैं बात करूं, मैं ना पहले महीने से, जनवरी से लेके आज अभी जून आ गया, हर महीने मेरी जो है ना मार्केटिंग थी, इसलिए कि मैं सिर्फ फ्रेश फूड में नहीं काम तक करता, वैल्यू एडेड में भी है। तो मैं हर जगह जा रहा हूँ, हर महीने यूएसए गया हूँ, मैं जापान गया हूँ, चाइना गया हूँ, कनाडा गया हूँ, दुबई गया हूँ। पता कि इन मुल्कों में मैंने ये 4-5 महीने में सफर किया और मैंने ये देखा हर जगह इन्फ्लेशन का हिट हो रही है, हर जगह दुनिया में, हर जगह। तो बात ये कि महंगाई बढ़ रही है और हम यहाँ फ्रेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो किधर कौन जाएगा? हमारी रिक्वायरमेंट मैंगो तो नहीं है, तो उसकी वजह से जो है वो भी आपकी डिक्लाइन होगी। तो ये हुकूमत को बैठ के हमारे साथ हमने काफी बार बोला, देखे एयरलाइंस पीआईए हमारी इतने सालों से यूरोप उड़ी नहीं रही है, तो जब उड़ेगी तो फिर कुछ कंपटीशन आएगा। इसलिए कि इंटरनेशनली एयरलाइन हम उनको कुछ कह तो नहीं सकते ना, अब उनकी मर्जी हो, वो तो सीधा बोलेंगे आपको चाहिए कार्गो तो आप डालें, नहीं चाहिए तो ना डालें। तो आगे से उनको भी पता है कि चंद एयरलाइनें या 2-3 एयरलाइनें जो आती हैं, जो हमारे गुड्स को यूरोप और अमेरिका और कनाडा लेके जाती है। तो ये तो हम पता नहीं मैच्योर ऐसा पॉलिटिशियन कब होंगे। तो मुल्क के जो मुफाद में उसको लेके आप चलें। तो हम पहले हुकूमत से भी बात कर रहे थे, चीजें देखें ना, ये क्लाइमेट चेंज को एक दिन का तो काम नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म आपको पॉलिसीज करनी बनेगी। आपको जो है दरख्त लगाने पड़ेंगे चीजों को। हमारा अगर मैं आपको कराची का एग्जांपल दूं, आप जब आते हैं फ्लाइट्स के ऊपर तो आपको सब सिर्फ छतें ही नजर आती हैं, वो सिमट ही नजर आता है, वो रिफ्लेक्ट करता है गर्मियों के ऊपर। तो अभी तो सोलर भी लग रहे हैं, तो रिफ्लेक्ट करेगा, जाहिर बात है हीट और जनरेट करेगी। कहते हैं अगर 2 डिग्री इंक्रीज हो तो 50% आपका एग्रीकल्चर डिक्लाइन होता है। ये रिपोर्ट मैं आपको FAO की, वर्ल्ड बैंक की 2015 से लेकर 2050 की बात कर रहा हूं, जहां पे पाकिस्तान का हिस्सा 50% डिक्लाइन है एग्रीकल्चर में। तो बात यह कि हमने अभी तक कोई इसके ऊपर काम नहीं किया। हमने देखे सबसे बड़ा वाटर मैनेजमेंट नहीं किया। वाटर मैनेजमेंट, हम फ्लड सिस्टम से नहीं हटे अभी तक। तो आपको देख लें, इंडिया का भी थ्रेड है, पानी रुक रहा है। देखें डैम जितने बन जाए, पानी जितना भी आ जाए, वाटर मैनेजमेंट नहीं होगा, इश्यूज हमारे बढ़ते रहेंगे। मिसाल है कि 1 गिलास पानी आपको दूंगा, आप पिएंगे, दूसरा दूंगा पिएंगे, तीसरा दूंगा आप रिफ्यूज कर देंगे, जी मैं नहीं पी सकता। पिएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो वो भी लिविंग थिंग्स है, बोल नहीं सकते। मगर पानी ज्यादा देना, कम देना, दोनों नुकसानदेह। तो बात ये है कि हमें इसकी वाटर मैनेजमेंट, जो अभी वाटर स्ट्रेस हो रहा है, तो बात है कि हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। हम एक दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, यही हम चीजें देख रहे हैं। तो बात यह है कि वाटर मैनेजमेंट सबसे पहले चाहिए कि आगे जंगी पानियों के ऊपर है, और पानी ही सबसे बड़ी आपकी जो है सोर्स होगी सब एग्रीकल्चर के लिए। तो मैं ये समझता हूं अगर आज भी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम सिर्फ ये करेंगे जी उसने पानी रोक दिया, उसने ये कर दिया, भाई पहले आपके सिस्टम को तो मजबूत करें। हम पानी कितना जाया कर रहे हैं, पानी को भी तो जाया ना करें। भाई साहब, बजट के हवाले से क्या आप सोचता है एक एक्सपोर्टर
आप लोगों को कहाँ सहूलत मिल सकती है, कहाँ आपको महसूस होता है कि बजट के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट को, जो आप पल्प आप बाहर भेजते हैं, जिस तरह से आप प्रोसेस भी करते हैं, इसको जो है वो कोई नुकसान पहुंच सकता है? देखिए जी, अभी हमें नहीं पता अभी क्या आता है। हमें तो कोई 2 सालों से कोई ऐसा बजट नहीं आ रहा, उल्टा टैक्सेस पे टैक्सेस लग रहा हमें। हम पहले एक्सपोर्टर के ऊपर 1% होल्डिंग टैक्स, 0.25% जो EDF, और हमारा जो था, हम जो एक्सपोर्टर था उसके अंदर हमारे जो ऑटोमेटिकली बैंक से पैसे कट जाते थे। अब तो पिछले साल से ये हो गया कि जी आपका एडवांस टैक्स और फिर जो है ऑडिट होगा, फलाना होगा, मगर रिश्वत के रास्ते और खोल रहे हैं कि जो एक छोटा एक्सपोर्टर है वो कहाँ से अपने इतनी चीजें करेगा। और सबसे बड़ी बात है, जब मैं किसान से पैसे लेने जाता हूँ, मैं मनी ट्रेल कहाँ से दिखाऊंगा कि उसके पास बैंक अकाउंट है? पहले हमारा बिजनेस ऐसा है, लोगों के तो बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो हर बिजनेस का अलग सिनेरियो है। हम कोई अगर फाइनल प्रोडक्ट बनाए तो चलें ठीक है, वो उसके ऊपर ये चीजें हम कर सकते हैं, मगर मैं फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात है कि मैं आपको जूसेस की बात करूं कि हमारे जो जूसेस पाकिस्तान में बिक रहे हैं उस पर 18% जो है आपका सेल टैक्स है, फिर उसके बाद 20% FED और 2% जो दुकानदारों को लगा। तो टोटल अगर 100 रुपए की चीज लेंगे, 40 रुपए का आपके ऊपर टैक्स है। आप देखें, आप फ्रेश फ्रूट जो होता है, मैंगो की बात करूं, और चले अभी मैंगो का सीजन है, कि जो क्लास 2 जो क्लास 3 मैंगो होता है, जो छोटा मैंगो होता है, वो सब पल्पिंग में जाता है। तो आपका जो क्लास 2 और जो पल्पिंग और जो जूस इंडस्ट्री है, 50% डिक्लाइन हो गई है। इसलिए कि जब आपको इसका बेनिफिट मिलता है लोकल इंडस्ट्री के अंदर, तो ऊपर एक्सपोर्ट को आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। तो बात है कि आप इकोनॉमी स्केल्स के ऊपर काम करेंगे तो फिर वो उस पर आप नीचे जाएंगे। मगर हमने यही देखा है कि 2 साल में जो रेवेन्यू जो FBR लेता था जूस इंडस्ट्री से, वो भी 49% डिक्लाइन हुआ, क्योंकि आपकी सेल भी 45% डिक्लाइन हुई है और आपका रेवेन्यू भी 45% डिक्लाइन हुआ है। तो आप क्यों नुकसान कर रहे हैं? कौन सी पॉलिसी? सिर्फ एक ही हुकूमत को आता है जी, IMF ने। तो IMF ने ये तो नहीं बोला कि नुकसान कर दें, IMF ने ये तो नहीं बोला कि आप इंडस्ट्री के लोगों का रोजगार खत्म कर दें, IMF ने ये तो नहीं बोला, मगर कि एक पॉलिसी आज बोलना आता है जी IMF ने बोला। तो मेरे तो नहीं समझ आता, जब आपका रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो रहा, अच्छा इसमें क्या हो रहा है? जो सेल टैक्स नहीं बढ़ता, जो टैक्स नहीं बढ़ता, वो खुशहाल हो रहा है। जो टैक्स बढ़ता है वो उसके अंदर में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। मैं अपनी मिसाल दूं, मैंने इन 3 सालों के अंदर $14 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है जूस इंडस्ट्री के अंदर। कोई छोटा अमाउंट नहीं है, मगर जब ये टैक्सेस लगे, मैं खुद परेशान हूं कि यार यहाँ कौन आएगा इन्वेस्टमेंट करने, जब मैं खुद ही एक परेशान बैठा हुआ हूँ। टैक्सेस लग गए, मतलब कि कोई पॉलिसी लाए, कोई फ्रेंडली पॉलिसी लाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान करें, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। हम तो अगले 10-15 साल से एक ही बात सुन रहे हैं, ये एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? एक्सपोर्ट कभी भी नहीं बढ़ सकती आपकी, जब तक आपके एनर्जी कॉस्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम नहीं होगी। आप कंपटीशन नहीं कर सकते इंटरनेशनल। बहुत शुक्रिया सर। वही सब सर, टाइम खत्म हो गया है। अहलियान वतन को, अहले इस्लाम को ईद मुबारक के साथ आज के प्रोग्राम से याद चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।